नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYVS पे। दोस्तों गरुड़ बैच यूपी लेखपाल की तैयारी हम लोग करा रहे हैं। ये दोस्तों आपकी 14वीं क्लास है। इसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने दोस्तों सामान्य हिंदी के 14 प्लेलिस्ट बना चुके हैं और सामान्य GS के दोस्तों 13 प्लेलिस्ट बना चुके हैं और ग्राम समाज एवं विकास के 13 प्लेलिस्ट बन चुकी है। मतलब अलग अलग उनकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप देखना ना भूले चैनल पर जा करके। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, 5 जून 1857 को निम्नलिखित में से किसे कानपुर का पेशवा घोषित किया गया था? तो 5 जून 1857 को कानपुर का पेशवा घोषित किया गया दोस्तों नाना साहब को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 जून 1857 को नाना साहब को कानपुर का पेशवा घोषित किया गया। नाना साहब के दोस्तों बचपन के सहयोगियों में तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां और रानी लक्ष्मीबाई शामिल थीं। और नाना साहब पेशवा द्वितीय एक भारतीय पेशवा कुलीन और मराठा साम्राज्य के योद्धा थे, जिन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। और तात्या टोपे नाना साहब के तलवारबाज बाजी गुरु थे। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किससे है? दोस्तों इसमें मैंने हर प्रकार के प्रश्न रखे हैं, चाहे करंट का हो या संविधान से हो या फिर आपके हिस्ट्री से हो। तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है दोस्तों संसद में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार संसद में है, सक्षम है। और संवैधानिक संशोधन विधेयक में लाकर ही मौलिक अधिकारों में संशोधन का प्रभाव दिया जा सकता है। और संसद में दोस्तों मौलिक अधिकारों में संशोधन को विशेष बहुमत की आवश्यकता है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और इसमें आपके संसद 3 तरीकों से संविधान में संशोधन कर सकती है, जैसे कि साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत से, लेकिन सभी राज्य विधायिका के आधे की समिति से। सबके अलग अलग हो जाएगा। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, न्यूटन का गति का दूसरा नियम किसके संरक्षण के नियम की ओर ले जाता है? तो न्यूटन का गति का दूसरा नियम संवेग संरक्षण के नियम की ओर ले जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संवेग दोस्तों एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों है। और आइजैक न्यूटन के गति के दूसरे नियम में कहा गया है कि संवेग के परिवर्तन के समय दर कण पर लागू होने वाले बल के बराबर है। और कणों के समूह पर कार्य करने वाले कुल बाहरी बल की अनुपस्थिति में उनकी कुल गति कभी नहीं बदलती। यह आपके संवेग के संरक्षण का नियम का अर्थ है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत के लगभग बीच से गुजरता है? तो भारत के दोस्तों बीच से गुजरता अक्षांश है आपका कर्क रेखा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्क रेखा दोस्तों भारत के लगभग 20 से गुजरती है। और कर्क रेखा दोस्तों भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है कि 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो आप ये मत सोचिए खाली कर्क रेखा ही मैंने प्रश्न में बताया है। आपसे एग्जाम में आर यही पूछ सकता है कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। आपको एक ऑप्शन धर देगा कोई ना कोई। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। एक तरफ से आप सीरियल से लेके चलिए, उधर से पश्चिम से पूरब की ओर चलिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मेन दोस्तों इधर वाले जो याद रखिएगा, त्रिपुरा और मिजोरम। और याद तो आपको पता ही है, बीचों बीच जो बने हैं आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। और कर्क रेखा दोस्तों पृथ्वी पर सबसे उत्तरी अक्षांश है, जहाँ सूर्य सीधे ऊपरी भाग में दिखाई देता है, जबकि मकर रेखा पृथ्वी पर सबसे दक्षिणी अक्षांश पर है। ये भी दोस्तों प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। और जहाँ सूर्य सीधे ऊपरी भाग में दिखाई देता है। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, दिल का दौरा आने का कारण निम्नलिखित में से कौन है? तो दिल का दौरा आने का कारण निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका कोलेस्ट्रॉल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल दोस्तों CHD एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोरोनरी धमनियां यानी रक्त के साथ हृदय की आपूर्ति करने वाली प्रमुख रक्त वाहिकाएं कोलेस्ट्रॉल के जमाव से ग्रस्त हो जाती हैं। और कोरोनरी हृदय रोग यानी कि CHD दिल के दौरे का प्रमुख कारण है। तो ये दोस्तों
तब होता है जब वसा और अन्य पदार्थों का जमाव एक धमनी के अंदरूनी स्तर में होता है। इस बिल्डअप को एथेरोमा या पट्टिका कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट छठा प्रश्न, पंचायती राज को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? तो पंचायती राज को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत परिभाषित किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिसंबर 1977 में सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्था पर एक समिति नियुक्त की और समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और भारत में घटती पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए 132 अनुशंसा की और अशोक मेहता की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने नया कानून पारित किया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको इसी में दोस्तों इसी चैनल पर आपको वीकली करंट अफेयर्स आपको मतलब 7 दिन का एक दिन में करंट अफेयर हम लोग आपको अवेलेबल कराते हैं। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अन्य जो भी आप कुछ मेन इम्पॉर्टेंट होती हैं जानकारियाँ वो हम लोग अलग से वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है रेखा मेनन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेखा मेनन को नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इन्होंने दोस्तों प्रवीण राव की जगह ली है, इनकी जगह ली है। और रेखा मेनन अध्यक्ष स्तर से ऊपर उठने से पहले नेस्कॉम के उपाध्यक्ष थी, ये इसी में उपाध्यक्ष थी पहले। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद समानता के अधिकार का गठन करते हैं? तो दोस्तों समानता का अधिकार आपका अनुच्छेद 14 से 18 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14 से 18 में है आपके। और दोस्तों मौलिक अधिकार का दोस्तों मौलिक अधिकार और शिक्षा मूल संविधान 1950 में 7 मौलिक अधिकार थे दोस्तों, लेकिन 1978 में 44वें संशोधन, याद रखिए 44वें बोला 44, 44वें संविधान संशोधन के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। इस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की सूची में 7वें मौलिक अधिकार अर्थात संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 को हटा दिया और 6 मौलिक अधिकार हैं आपके। कौन कौन से दोस्तों? तो आप देख सकते हैं समानता का अधिकार आपका अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार आपके अनुच्छेद 19 से 22 में है। आपको दोस्तों एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपके पूछ लेते हैं डायरेक्ट। और शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका है अनुच्छेद 23 और 24। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आपका अनुच्छेद 25 में। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है आपका अनुच्छेद 29 और 30 में और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के बारे में है। तथा संवैधानिक उपचार का अधिकार है आपका अनुच्छेद 32 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक है दोस्तों नीना रह। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह पुस्तक अयोध्या के दोस्तों शहर के बारे में प्रमाणिक जानकारी प्रदान करती है। अयोध्या शहर के बारे में प्रमाणिक जानकारी प्रदान करती है जो न केवल प्राचीन हिंदुओं के जीवन और समय को समझने में मदद करेगी बल्कि इसमें राम और सीता के पूजनीय आंकड़े भी हैं। ये पुस्तक हाउस ब्लूमसबरी द्वारा प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में तांबे का सबसे बड़ा भंडार है? तो तांबे का सबसे बड़ा भंडार है देश में दोस्तों चिली में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 200 मिलियन मीट्रिक टन के साथ चिली दुनिया का सबसे बड़ा तांबे का भंडार है सबसे बड़ा भंडार है दोस्तों इसमें। और चिली जिसकी राजधानी दोस्तों सेंटियागो है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के पश्चिमी छोर पर स्थित है आपका चिली। मुख्य बिंदु है दोस्तों तांबा आपका यह एक रासायनिक तत्व है। इसका प्रतीक दोस्तों Cu होता है और परमाणु संख्या 29 है। इसमें आपको पूरा मैं बकायदा बताता रहूँगा साथ में। यह एक नरम आघातवर्धनीय उच्च तापी और विद्युत चालकता के साथ तन्य धातु है। देखिए आपके सब एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको सभी को आपको ध्यान से सुनना है दोस्तों। ये एक रासायनिक तत्व है तांबा, जिसका प्रतीक Cu है, याद रखिएगा। और परमाणु संख्या 29 है।
परमाणु संख्या 29 यानी 29 है। यह एक नरम आघातवर्धनीय उच्च तापीय और विद्युत चालकता के साथ तन्य धातु है। और दोस्तों अन्य जैसे आपके सबसे बड़ा निर्माता और रिजर्व देश हैं आपके, जैसे मिस्र में आपका स्फूर्ति है और एक धातु विशेष है यहाँ पर। और ब्राज़ील में दोस्तों आपको नायोबियम है और एक दुर्लभ धातु है। तथा दक्षिण अफ्रीका में आपका प्लेटिनम तथा क्रोमियम है सबसे अधिक। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, गैस धूल और अरबों तारों का एक विशाल संग्रह कहाँ जाता है? तो गैस धूल और अरबों तारों का एक विशाल संग्रह कहा जाता है आपका गैलेक्सी को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों गैस धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह गैलेक्सी कहलाता है। और मिल्की दोस्तों वह आगे आकाश गंगाओं को अस्तित्व सबसे पहले 1924 में एडविन हबल ने प्रदर्शित किया था मिल्की वे से। याद रखिए, ज़्यादा इसके अंदर आपको डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मिल्की वे इसको भी कहते हैं, याद रखिएगा, आपको गैलेक्सी को ही मिल्की वे कहते हैं। याद रखिएगा, आपको ध्यान से उतर जाए तो इसको दोस्तों ब्रैकेट में लिख सकते हैं आपको मिल्की वे अलग से है, ये ब्रैकेट में लिख लीजिए। गैलेक्सी को मिल्की वे भी बोलते हैं। और मिल्की वे से आगे आकाश गंगाओं का सबसे पहले 1924 में एडविन हबल ने प्रदर्शित किया था। और दोस्तों हमारी आकाश गंगा मिल्की वे गैलेक्सी या आकाश गंगा है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में दोस्तों कुल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत दोस्तों राज्यसभा में 250 सदस्य होने चाहिए, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ये दोस्तों खेल जगत मतलब संगीत मतलब अन्य जगत से आपके ये चुने जाते हैं आपके 12 सदस्य। और दोस्तों राज्यसभा की बात करेंगे तो दोस्तों राज्यसभा एक स्थायी निकाय है और इसे कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है, यानी कि भंग नहीं किया जा सकता। और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। प्रत्येक सदस्य दोस्तों 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। याद रखिए, आपसे पेपर में पूछ सकता है कितने वर्ष के लिए राज्यसभा में चुना जाता है, तो 6 वर्ष के लिए। और लोकसभा में दोस्तों 5 वर्ष के लिए। और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और सदस्य अपने सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष का चुनाव भी करता है। और राज्यसभा में उपाध्यक्ष का एक पैनल होता है। और दोस्तों इस समय आपके उपराष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों वह है आपके वेंकैया नायडू। और राष्ट्रपति कौन है आपके? तो वह है आपके रामनाथ कोविंद। ये आपके 14वें क्रम के राष्ट्रपति मतलब हमारे भी हैं। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान है? तो दोस्तों भारत के संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान है आपका 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ के रूप में जाना जाता है, को 1985 में संविधान के 52वें संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था। और दल बदल के दोस्तों आधार और वह अयोग्यता आपकी हो जाएगी। इसमें दोस्तों यदि उसने सदस्य के रूप में बताया गया दोस्तों, यदि उसने स्वेच्छा से ऐसी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है, या यदि वह ऐसे सदन में मतदान करने से परहेज या मतदान करता है जो राजनीतिक दल द्वारा जारी किए किसी भी निर्देश के विपरीत है, और जिसमें वह इस संबंध में किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा बिना किसी मामले में प्राप्त किए बिना पूर्व अनुमति देता है। ज़्यादा इसके अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस इसको याद रखिए कि आपका दल बदल 10वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश की जलवायु को के रूप में भी संदर्भित किया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु को आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसमें दोस्तों असमान और अप्रत्याशित वर्षा स्वरूप पूर्वी मार्ग में आवर्तक सूखे और बाढ़ का कारण बनता है इसमें। तथा अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीनों में हल्की बारिश होती है। और बात करेंगे उत्तर प्रदेश में दोस्तों मौसम, तो आपका ग्रीष्म, तूफान और प्री मानसून होते हैं तथा दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं चलती हैं और मानसून को पीछे छोड़ते हुए चलती तथा शीत हवाएं चलती हैं यहाँ पर। अब बात करेंगे आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्या है।
तो ये दोस्तों एक अर्ध उपोष्णकटिबंधीय जलवायु आमतौर पर अक्षांश 20 डिग्री और 35 डिग्री के बीच स्थित होती है, और अर्ध उपोष्णकटिबंधीय जलवायु कोपेन वर्गीकरण का एक प्रमुख जलवायु प्रकार है। बस इसके अंदर ज़्यादा आप न जाइए, हम भी नहीं जाएंगे। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया है। तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को संविधान के प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान भारत को एक संप्रभु दोस्तों समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, और यह न्याय, समानता और स्वतंत्रता के अपने नागरिकों को आश्वस्त करता है और उनके बीच भाईचारे को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। और बात करें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को दोस्तों 1976 में, याद रखिएगा 1976 में 42वें संशोधन द्वारा परिभाषा में जोड़ा गया था। प्रस्तावना में इसकी प्रविष्टि से सुनिश्चित किया है कि धर्मनिरपेक्षता अब तक एक ऐसा स्रोत बन गया है जिसमें धर्मनिरपेक्षता का संविधान का प्रावधान उसके अधिकार को आकर्षित करता है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा जिला है। तो उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है दोस्तों आपका बाराबंकी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लखनऊ से दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 40 किलोमीटर के आसपास है, तो वहाँ पे आपका बाराबंकी स्थित है। यहाँ दोस्तों अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है, और बाराबंकी के अलावा दोस्तों गाजीपुर में भी अफीम की खेती होती है, और उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र अफीम कारखाना गाजीपुर में स्थित है। और गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक गेहूं पैदा करने वाला जिला है, तथा अफीम के बीज से प्राप्त लेटेक्स को सुखाया जाता है, जो अफीम पॉपिवर सोमनीफेरम होता है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, प्रसिद्ध हिंदी महाकाव्य पुस्तक पंचवटी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो प्रसिद्ध हिंदी महाकाव्य पुस्तक पंचवटी लिखी गई थी दोस्तों मैथिली शरण गुप्त द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई थी। यह पुस्तक दोस्तों कविता के रूप में विदेशी भारतीय कला को दर्शाती है, पंचवटी। और मैथिली शरण गुप्त को बात करेंगे तो इनका जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था। ये दोस्तों भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये भी पूछ सकता है राष्ट्र कवि की उपाधि किसको दी गई, तो मैथिली शरण गुप्त को। और इनकी पुस्तक को भी याद रखेगा, पंचवटी। और वह दोस्तों अपनी पुस्तक भारत भारती के लिए पद्म भूषण के तीसरे सर्वोच्च तब दूसरे उच्चतम भारतीय नागरिक सम्मान के प्राप्त करता थे। और मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाएं याद रखिए दोस्तों, निरक्षर, यशोधरा, मनुष्यता आदि ये इनकी अन्य पुस्तकें हैं। और दोस्तों जो अन्य लोग हैं जैसे इनके सुमित्रानंद पंत, उनकी पुस्तकें जैसे पल्लव तथा तारापथ। और जयशंकर प्रसाद की हैं दोस्तों संदेह, इंद्रजाल और चित्र मंदिर। तथा मोहन राकेश की दोस्तों आधे अधूरे तथा पैर तले की जमीन, ये इनकी पुस्तकें हैं। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, मिट्टी का रंग जो बेसाल्ट द्वारा बनता है कैसा होता है। तो मिट्टी का रंग जो बेसाल्ट द्वारा बनता है वह आपका काला होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करें दोस्तों अन्य दोस्तों मिट्टी का रंग जो है दोस्तों चट्टाने याद रखेंगे कौन कौन, जैसे लाल में होता है दोस्तों आपका क्रिस्टलीय और रूपांतरित चट्टाने, जैसे ग्रेनाइट, गनीस, क्वार्टजाइट और फेल्डस्पार। तथा लाल में आपका ये होंगे मिट्टी की हाइड्रेट रूप हो जाती है लाल में आपकी। और काला में दोस्तों आपका हो जाएगा आग्नेय चट्टाने, ये आपकी आग्नेय चट्टाने में आ जाएगा, पीले में लाल। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, सिस्मोग्राफ एक उपकरण है जिसका उपयोग के लिए किया जाता है। तो सिस्मोग्राफ एक उपकरण है जिसका उपयोग दोस्तों भूकंप के कंपन मापने में किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिस्मोग्राफ दोस्तों एक उपकरण है जिसका उपयोग भूकंप के कंपन का माप करने के लिए किया जाता है। और सिस्मोग्राफ एक निश्चित आधार के साथ एक संलग्न द्रव्यमान होता है जो भूकंप के समय आधार चलता है और द्रव्यमान नहीं चलता है। अब बात करें दोस्तों हवा और हवा के दबाव की ताकत को मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। हवा की ताकत को मापने में किया जाता है आपका ये एनोमोमीटर के तहत किया जाता है।
इसमें एनोमीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों, हवा के दबाव की ताकत मापने के लिए आता है। और बिजली को मापन के लिए दोस्तों उपयोग किया जाता है आपका लाइटनिंग डिटेक्टर, बिजली की मापन किया जाता है लाइटनिंग डिटेक्टर। तथा तापमान मापने में क्या आता है आपका ग्लास थर्मामीटर, ग्लास थर्मामीटर आपका नापने में क्या आता है तापमान मापने में। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, ढाई घाट मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो ढाई घाट मेला आयोजित होता है आपका शाहजहांपुर में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में ढाई घाट मेला आयोजित होता है। और दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण जिले याद रखिएगा दोस्तों मेले। तो दोस्तों मेला स्थान याद रखिए, गोचरण मेला आपका होता है मथुरा में, नौचंदी मेला आपका मेरठ में, शाकुंभरी मेला सहारनपुर में, रथ मेला आपका मथुरा में, और माघ मेला आपका प्रयागराज में, और गढ़गोल मेला आगरा में। दोस्तों सभी को याद रखिएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश यूपी लेखपाल का प्रश्न है तो ज़्यादातर यूपी के प्रश्न ही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो लिंगराज मंदिर स्थित है आपका उड़ीसा में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लिंगराज मंदिर दोस्तों 11वीं शताब्दी में राजा जयति केसरी द्वारा बनाया गया था और मंदिर भगवान शिव को समर्पित था। यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है दोस्तों, वास्तुकला की कलिंग शैली का एक उदाहरण है। और दोस्तों प्रसिद्ध मंदिर और स्थान अन्य भी याद रखिए दोस्तों, जैसे मध्य प्रदेश में आपके महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है। तथा उड़ीसा में आपके ब्रह्मेश्वर मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर तथा कोणार्क सूर्य मंदिर इंपॉर्टेंट है सभी दोस्तों। एक नंबर आपका एक पक्का कर लीजिए। आपका गुजरात में दोस्तों आपका सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर, ज्योतिर्लिंग मंदिर और मार्तंडे सूर्य मंदिर। और तमिलनाडु की बात करें दोस्तों आपका बृहदीश्वर मंदिर तथा श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर और मीनाक्षी अम्मन मंदिर, ये आपका तमिलनाडु में है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल का एक उदाहरण है? तो नकदी फसल का उदाहरण आपको बताना है तो ये हो जाएगा आपका कपास। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कपास इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों नकदी फसलों की बात करेंगे तो नकदी फसल एक कृषि फसल होती है जो खपत के बजाय इसके व्यावसायिक मूल्य के लिए उगाई जाती है और लाभ प्राप्त करने के लिए नकदी फसलों को बिक्री के लिए उपजाया जाता है। अब प्रमुख नकदी फसलें दोस्तों कौन कौन सी आपकी, गन्ना याद रखिए, सभी याद रखिएगा, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट और तिलहन आदि। गन्ना, कपास, तंबाकू, इस तीनों चार पांचों हैं आपके, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट और तिलहन, ये आपकी नकदी फसलें हैं। और खाद्य फसलों की बात करेंगे तो खपत के लिए उगाई जाने वाली कृषि फसलें खाद्य फसलें कहलाती हैं। उदाहरण के लिए चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन आदि। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, दूध को दही में बदलने के लिए किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? तो दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। ये दोस्तों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एक वंश है। ये रॉड के आकार के होते हैं और इन्हें किण्वित खाद्य पदार्थों और पूरक आहार में पाया जाता है। तो ज़्यादा इसको यार नहीं जाना इसके अंदर हम लोगों को, पता रखिए लैक्टोबैसिलस होता है दूध को दही में बदलने के लिए। नेक्स्ट चौप आपको इसमें दे सकते हैं, सबका अलग अलग मैंने लिख दिया है, आप इनको एक बार सही से पढ़ सकते हैं आप धीरे करके। बस मेन चीज़ आपको यही पढ़ना है कि लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनाने के लिए होता है, लेकिन आपको अगर पढ़ना है तो इसके अंदर भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये दोस्तों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एक वंश है। ये विभिन्न वातावरण जैसे मिट्टी आदि में पनपता है। इसका आकार फिलामेंट्स कवक जैसा होता है। बात करेंगे विब्रियो की तो विब्रियो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एक वंश है। वे वक्र रॉड या अल्प विराम के आकार के होते हैं और बैक्टीरिया विब्रियो कोलेरी के कारण हैजा नामक बीमारी होती है। जैसे हैजा नामक बीमारी होती है विब्रियो से। और स्प्रिला से बात करें तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एक वंश है। इसकी संरचना एक कठोर सर्पिल आकार की होती है। किसकी होती है? स्प्रिला की। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, पानी का क्वथनांक होता है? तो पानी का क्वथनांक होता है दोस्तों 373 केल्विन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 373 केल्विन। जिस तापमान पर किसी पदार्थ की तरल अवस्था को उसके गैसीय अवस्था में परिवर्तित किया जाता है दोस्तों, उसकी पहचान उस पदार्थ के क्वथनांक के रूप में की जाती है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, किस जिले में उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा तिरंगा भारतीय ध्वज की मेजबानी की गई थी?
तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा तिरंगा भारतीय ध्वज की मेजबानी की थी दोस्तों गोरखपुर जिले ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोरखपुर के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक रामगढ़ ताल अब उत्तर प्रदेश के सबसे ऊंचे तिरंगे की मेजबानी करेगा। दोस्तों होस्टिंग समारोह होगी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री द्वारा 13 जनवरी 2021 को किया गया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। और दोस्तों ये कितने तो रामगढ़ ताल में खड़ा किया जाना, ये दोस्तों राज्य का सबसे ऊंचा तिरंगा 211 फीट की ऊंचाई पर गाजियाबाद में फहराया गया था तथा लेकिन रामगढ़ ताल में खड़ा किया जाने वाला झंडा 35 फीट ज़्यादा ऊंचा होगा और दोस्तों 246 फीट ऊंचा होगा। इससे पहले आपका 211 फीट था गाजियाबाद में और 2046 फीट होगा आपका 246, ये आपका गोरखपुर में होगा। अब बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति की, तो पारंपरिक संगीत हो दोस्तों यहाँ पर कजरी, सोहर, कव्वाली, रसिया तथा लोक नृत्य है आपका यहाँ पर कथक। लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का कथक सभी के लिए। और भोजन आपका यहाँ पर होता है दोस्तों कोफ्ता करी और चावल तथा कड़ी चावल और कबाब। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।